हाय फ्रेंड्स, ITI इलेक्ट्रिकल एंड चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम सेमेस्टर 4 के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, पावर एंड जनरेशन चैप्टर से जो क्वेश्चन बचे हैं उस पर हम यहाँ पे आपको सोल्यूशन कराएंगे, जो कि मॉडल 4 के सेमेस्टर 4 के मॉडल नंबर 5 के क्वेश्चंस हैं। जो आगे मैंने इसको लगभग 19 पार्ट इसका अपलोड कर चुके हैं और ये 20वां पार्ट है। अगर आपने उन पार्टों को नहीं देखा तो उन्हें ज़रूर देखें, जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ामों में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो 186 नंबर क्वेश्चन हम सीधे स्टार्ट करते हैं। 185 तक हमने करवा चुका है। 186 है, विच इज द रजिस्टर ऑफ बायोमास, रिड्यूस द बायोमास। जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है? ठीक है, जैव द्रव्यमान का अवशेष क्या है? रिड्यूस द बायोमास। ठीक है, तो उसका जो अवशेष आपका होता है, तो आप ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? सेलरी। ठीक है, इसके बारे में कुछ बड़ा अजीब सा इसने पूछ रखा है, तो इसका घोल यानी सेलरी कहते हैं। ठीक है, 187 नंबर क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, विच मेन कंट्रीब्यूट द बायोमास। बायोमास का मुख्य घटक क्या है, यानी बायोमास में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है कि यानी किसके द्वारा ही बनता है। पहला दे रखा ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि बायोमास किसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं? उसका हम लोग प्रयोग करते हैं जलाने के लिए, तो डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ आग हो ही नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट दिया क्या है? हाँ, हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन। तो देखिए बायोमास, बायोगैस के नाम से आपका मीथेन ही विख्यात है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, 88 नंबर है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस द सोलर पैनल। सोलर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? चलिए ठीक है, पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्या पूछा इन्होंने, जब धूप कांच पर टकराती है। फिर आगे पढ़ते हैं, जब सूरज की रोशनी निकलकर प्लेट पर टकराती है। ठीक है, टकराती है। आगे पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है भाई। जब सूरज की रोशनी मैग्नीज पर टकराती है, या जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टेइक सेल पे पकड़ा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। सब क्या है? फालतू है। जब फोटोवोल्टाइक सेल पे जब प्रकाश टकराएगा तभी अब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ होगा। फिर लिखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर प्री हीट इन द स्टीम पावर स्टेशन। इसे इंपॉर्टेंट करके आप लोग इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि दो क्वेश्चन इसमें भी, 2-3 क्वेश्चन है जो आपके जनरेशन में आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं। ठीक है, इसको IMP लगा के लिख लीजिएगा कि स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीट का क्या कार्य है। ठीक है, प्री हीट तो आपूर्ति जल को गर्म करता है। देखिए एयर प्री हीट, देखिए क्वेश्चन में एयर प्री हीट मतलब देखिए प्रीमियम नहीं पढ़ते, प्री यानी सबसे पहले एयर को गर्म करना। ठीक है, उसके बाद पहला स्टेप में गर्म करना, फिर दूसरे में हैवी यानी सुपर एकदम पूरा ज़्यादा गर्म करना। ठीक है, तो प्री हीट कर रहा है, तो आपूर्ति जल को गर्म करना है। तो क्या लिखा है? संयंत्र में एयर प्री, तो भाई जल को गर्म ये नहीं करेगा। ठीक है, हवा गर्म करना है। इकोनोमाइजर को गर्म हवा की आपूर्ति नहीं। इकोनोमाइजर जो होता है, इसे इकोनोमाइजर जो होता है आपका, ये जो पानी अंदर जाता है प्री हीट ये पानी को करता है। ठीक है, सुपर हीटर को गर्म हवा की पूर्ति करता है, या फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आगत वायु को देता है। तो देखिए आपका 8-9 का जो क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा कि फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आयु को आगत को गर्म करता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर डी, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द फ्लू गैस एंड द हीट इनपुट। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग की जो गैसें होती हैं जो अंदर फेंकी जाती है, जैसे मान लीजिए कोई बॉयलर है। ठीक है, बॉयलर है, यहाँ आपकी आग लगी है, तो इस आग में हवा का झोंका दिया जाता है। तो इस हवा को जो झोंका देना, उसको भी क्या करना है? प्री हीट गर्म करना है, कि गर्म हवा जाएगी। अगर ठंडी हवा जाएगी इस चूल्हे के अंदर, अगर ठंडी हवा जाएगी तो आग को क्या करेगी? शांत करेगी। जब गर्म हवा जाएगी तो आग को और बढ़ाएगी। ठीक है, इसीलिए हवा को क्या किया जाता है? प्री हीट किया जाता है।
अब अच्छे से समझ गए होंगे। 190 है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर प्लांट, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है। ठीक है, परमाणु संयंत्र, पहला है कचरे का निपटाना, दूसरा रनिंग खर्च ज़्यादा, और तीसरा संयंत्र को बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, और चौथा लोड सेंटर से दूर अधिक स्थापित किया गया। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा परमाणु संयंत्र में क्या होता है, कचरे का निपटाना, जो उसका जो कचरा निकलता है उसको निपटाना बहुत ही कठिन काम होता है। ठीक है, तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कचरा, तो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा सुन लीजिए, आपके लिए ये एक्स्ट्रा जानकारी है। आपको हम बताते हैं कि जापान का नाम आपने सुना होगा। जापान में एक बार इसी तरह भूकंप आया, जो परमाणु संयंत्र था, परमाणु संयंत्र में जो पानी का जो फ्लो था उसे रोक नहीं पाया गया, और परमाणु संयंत्र में वो पानी चला गया, समुद्र का पानी। अब फिर वही समुद्र का पानी जब जब परमाणु ऊर्जा केंद्र से जब वो पानी वापस लौटने लगा, तो भाई जापान की टेक्नोलॉजी इतना अच्छी थी कि उस पानी को उसने समुद्र का पानी को रोक लिया। ठीक है, और आज भी वो पानी रुका हुआ है, आज भी वो पानी, ये जापान उसे समुद्र में नहीं छोड़ा है, आज भी उसे रोका हुआ है। ठीक है, और जापान की खुद जनता कहती है कि चाहे कुछ भी, कितना भी पैसा खर्च हो, लेकिन उस पानी को समुद्र में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने एक बार परमाणु को हमने परमाणु बम से हमने देख लिया है कि क्या क्या नुकसान होता है। अगर वही जो परमाणु का जो ये कचरा वाला पानी अगर कहीं चला गया समुद्र में, तो वही मछलियों में कुछ परिवर्तन होगा, वही जब आदमी उसको खाएगा मछली को, तो आदमी के अंदर भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए आज भी वो पानी, जापान के जो परमाणु संयंत्र से जो निकला पानी, आज भी उसे रोका गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसके कचरे को निपटाना है परमाणु संयंत्र के। ठीक है, तो 191 नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन द स्टीम पावर प्लांट, यानी पावर स्टीम इकोनोमाइजर का क्या क्या है, इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इकोनोमाइजर के लिए। तो पानी को भाप में परिवर्तित करना नहीं, ये किसका काम है, बॉयलर का है। फ्लू गैसों द्वारा हवा को गर्म करना है, तो ये प्री हीट किया जाता है। ठीक है, फ्लू गैसों द्वारा फिर पानी को गर्म करना, या हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है आपको। फिर मतलब जब अंदर जो पानी जा रहा है और जो गैस वेस्ट जा रही है, वेस्ट गैसों के द्वारा क्या करना, जो गर्म पानी, जो पानी अंदर जाना बॉयलर में, उस पानी को क्या करना, पहले ही थोड़ा सा गर्म कर देना। जब वो पानी गर्म हो जाएगा तो अंदर जाएगा बॉयलर के अंदर, तो गर्म पानी को ज़्यादा ठंडा नहीं करेगा। जब पानी एकदम ठंडा रहेगा तो गर्म पानी में जाकर मिलेगा तो उसे और ठंडा कर देगा। ठीक है, इससे इफिशियंसी क्या होती है, घट जाती है। तो इकोनोमाइजर जो होता है, तो वो क्या करता है, इफिशियंसी को आपके बढ़ा देता है, यानी आप जो बॉयलर को पानी गर्म करना पड़ता है, कम गर्म करना पड़ता है। 192 नंबर है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, यानी क्या फ़ायदा है भाई। तो सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, अधिक भरोसेमंद है, अधिक दक्षता है, कम प्रारंभिक लागत है, रिड्यूस प्रदूषण घटाना। तो गैर पारंपरिक स्रोतों का सबसे अच्छा क्या कारण है, प्रदूषण नहीं। आज आपको पता होगा जेनेवा कन्वेंशन हो रहा है, कार्बन जीरो समिट हो रही है, ये सब किसके लिए हो रहा है, बस प्रदूषण को कम करने के लिए। और हमेशा इसीलिए आपको कहा जाता है ग्रीन एनर्जी जी पे भारत आपका क्या कहता है, बहुत ध्यान दे रहा है। भारत ही नहीं, सारे देश जो है वो ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो। क्योंकि प्रदूषण को कम करना है, आने वाली जनरेशन को बचाना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द चार्ज कंट्रोलर इन द बैटरी बेस्ड माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन, बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का क्या काम है। भाई चार्ज है यानी आवेशित है। ठीक है, ओवर वोल्टेज को नियंत्रित करना, या बैटरी से टरबाइन को डिस्कनेक्ट करना, या प्रिवेंट द ओवर चार्जिंग द बैटरी को चार्जिंग से बचाना, ओवर चार्जिंग से बताना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही सही होगा, आगे कुछ ध्यान देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 194 नंबर है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैरेज इन द टाइडल पावर स्टेशन। टाइडल में समझ रहे भाई, ज्वार भाटा वाला कह रहा है। ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज में नहीं, वही जो पानी को रोकता है, सीधी सी बात है। तो क्या करता है, ऑप्शन नंबर अब देखेंगे क्या क्या दिया है 94 का।
ज्वारी तरंगों को नियंत्रित करता है। बैराज समुद्र की ओर पानी छोड़ता है या खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करे या स्थिर ऊर्जा से गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नहीं, ठीक है। बैराज क्या करता है? कोई भी बैराज की क्या काम करता है? रोकने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा कि खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी का नियंत्रण। ठीक है, गल्फ। गल्फ जानते किसे कहते हैं? खाड़ी किसे कहते हैं? जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तीन ओर से। जैसे आपको सऊदी अरब यूएई को क्या कहते हैं? गल्फ देश कहते हैं। तो गल्फ देश क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। तो यही वही चीज़ ये भी दर्शा रहा है। ठीक है, तो आप गल्फ देश में मत पहुंच जाइएगा। गल्फ का मतलब बस ये समझ लीजिए कि जो तीनों ओर से घिरा होता है उसे गल्फ कहते हैं। 195 नंबर है। Which component in the steam power plant is used the heat the feed water from the flue gas? देखो फिर वही पूछ रखा है, यानी फ्लू गैसों को फीड पानी को गर्म करने के लिए प्रयोग कौन करता है? तो इकोनोमाइजर करता है। इकोनोमाइजर का अगर हिंदी में करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? ये मतलब कि पैसा बचाने वाला। ठीक है, पैसा बचाता है ये। 195 का आपका क्या होगा? इकोनोमाइजर। ये प्री हीट करता है पानी को। 196 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ प्रेशराइज वाटर रिएक्टर PWR? या प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का प्रयोग क्या है? प्रेशराइड तो कोई गर्मी होने नहीं देता है, या हाई थर्मल इफिशियंसी, इसमें उच्च शक्ति का घनत्व होता है, धातु की सतह का तापमान कम होता है। ठीक है, हाई प्रेशर है, ये उच्च शक्ति का घनत्व। मतलब जब हाई प्रेशर क्या हो, जब प्रेशर कब बनता है? आप गाँव में अपने घरों में आपने देखे होंगे, जब गाड़ी उड़ी धोना होता है तो आप पाइप के मुंह को क्या करते हैं? सडनली थोड़ा सा मोड़ देते हैं और उसके बाद उसे मोड़े रखते हैं, तो पानी का पाइप में जब प्रेशर जनरेट होगा तो बहुत तेज़ी से फुहारा फेंकता है, दूर तक जाता है। यानी क्या होता है? घनत्व उस पानी का उसमें क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बन के आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें अपने घर आसपास से भी रिलेट कर लेना चाहिए। 197 नंबर है, विच पावर जनरेशन प्लांट इज हैविंग मोर रिलायबिलिटी इन द ऑपरेशन? किस बिजली उत्पादन में संयंत्र में संचालन में अधिक विश्वसनीयता है? संचालन के लिए अधिक विश्वसनीयता की ज़रूरत होती है भाई, तो जो खतरा वाला होगा, सीधी सी बात है। तो हाइड्रो है या डीजल है? आगे देखते हैं विश्वसनीयता किस पे भाई, या न्यूक्लियर है या थर्मल है। तो देखिए ये सब जितने भी दिए सब प्राकृतिक रूप से हल्का फुल्का। तो जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता की जरूरत किस पे होती है? न्यूक्लियर पे होगी। थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो ब्लास्ट हुआ, ख़त्म कहानी, पूरा परदेश ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर वाला हो जाएगा यहाँ पे आपका। 198 नंबर है, विच इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन? ओ रे भाई, पारंपरिक बिजली उत्पादन पे गैर पारंपरिक उत्पादन के नुकसान क्या हैं? यानी कह रहा है ये कि क्या नुकसान है जो पारंपरिक बिजली उत्पादन है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के क्या नुकसान है? प्रदूषण बढ़ाए? नहीं, ये प्रदूषण बढ़ाने का काम नहीं करता है। कौन? गैर नॉन कन्वेंशन वाला, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर पूरा सुरक्षा जोखिम अधिक नहीं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि परमाणु थोड़ी वहाँ, परमाणु बम से थोड़ी, परमाणु ऊर्जा थोड़ी लगाए हैं, वो तो हाइड्रो से बनता है ना। अधिक रखाव की आवश्यकता नहीं होती है भाई, हाइड्रो में कहाँ होती है। बेस लोड डिमांड इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, बेस लोड यानी ज़्यादा पावर के लिए हम लोग इसे प्रयोग नहीं कर पाते हैं। किसको? गैर परंपरागत के लिए हल्का फुल्का थोड़ा सा लोड ले, बेस लोड नहीं ले पाता है। ठीक है, सोलर ऊर्जा कितना बना लोगे यार? 99, व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ वाइंड पावर जनरेशन? यानी हवा के द्वारा जो हम लोग बिजली प्रयोग करते हैं उसका मुख्य नुकसान क्या है? तो देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा है? प्रदूषण का असर ज़्यादा होता है। अरे भैया उसमें कहाँ होता है, कट करो। उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है, चलो कुछ देर तक मानते हैं, सही है। फिर पूछा सी है, संयंत्र स्थापना अधिक जटिल है, चलो इसको भी सही मानते हैं। फिर ये पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही? वाइंड पावर इज नॉट कांस्टेंट एंड स्टेडी, यानी ये नियत और स्थिर नहीं होती। सही बात है, हवा कभी तेज बहेगी, कभी रुक जाएगी, कभी दाएं से बहेगी, कहीं बाएं से बहेगी। ठीक है, तो ये स्थिर नहीं होती है। ठीक है, तो अब सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है। 200 नंबर वाला क्वेश्चन है, चलिए डबल सेंचुरी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टरबाइन यूज द टाइडल पावर जनरेशन? यानी ज्वारी शक्ति उत्पादन में टरबाइन का क्या कार्य है? बड़ी क्या कार्य है टरबाइन? तो जनरेटर को घुमाएगा,
ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। बांध के अन्य भागों में पानी के प्रवाह को रोकना, या स्थिर ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित करना, या पानी बहाव को निम्न से उच्च स्तर पर रखना, या गति ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित करना। नहीं, गति को स्थिर में कहाँ करेगा भाई। तो अब बच गया, देखो पानी के स्तर को उच्च, ये भी गलत हो जाएगा। बी वाला आपका सही हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना। ठीक है, मान लीजिए एक मिनट समझाना चाह रहे हैं हम आपको, ये आपका समुंदरवा है और आप यहाँ पे संयंत्र लगवा रखे हैं बाबू। नहीं, यहाँ नहीं, समुंदर को बाहर लगाओगे ना। ठीक है, ये समुंदर का एरिया, ठीक है, और यहाँ आपने लगा लिया है, बांध बना लिया। जब ज्वार आएगी तो बांध के अंदर पानी चला आएगा, और जब बांध के अंदर आ जाएगा तो आप इसे रोक लेंगे, और उसके बाद यहाँ लगा देंगे टरबाइन, और पानी इस रास्ते बहेगा, निकलेगा, और ये पानी की स्थिर ऊर्जा को क्या बना देगा, गतिज ऊर्जा में बना देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 201 नंबर है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या फायदा है। चलो, एकदम प्रदूषण नहीं होता, और क्या चाहिए। अधिक भरोसेमंद है, कम प्रारंभिक लागत है, दक्षता अधिक है, या ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जा सकता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। दक्षता तो इसकी कम होती है, प्रारंभिक लागत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इतने को सोलर पैनल लगवाओ, देखो जाओगे। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वाटर फ्लोइंग द कन्वेंट द काइनेटिक एनर्जी इन द जनरेटर पावर। पानी से बहने वाली स्थिर ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, 202 नंबर क्वेश्चन बड़ा बढ़िया पूछ रखा है, कैसे बदलेंगे भाई काइनेटिक ऊर्जा को। तो बाई स्टोरिंग वाटर इन द हाई क्वांटिटी, यानी पानी को अधिक मात्रा में भंडारण करना। चलो, ये भी सही है। पानी की नहर में सर्च टैंक का उपयोग करना, नहीं, हटो। अल्टरनेटर ड्राइव करने के लिए पानी टरबाइन का उपयोग करना, कुछ हद तक सही है। और पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, अदरवाइज सब क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, पेन स्टॉक के माध्यम से देखिए क्या कहते हैं, पानी को पहले क्या किया ऊपर, इसको हमने दिखाया था, अगर पिछले पार्ट में आप देखिएगा। ये मान लीजिए आपने बना लिया, क्या है भाई, ये बांध बना लिया, फिर पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक से यहाँ टरबाइन पे गिराएंगे आप, तो क्या है, यहाँ पे पानी बहुत तेजी बहुत ज़्यादा रहता है, तो पानी का दबाव चारों ओर क्या होता है, बराबर होता है। तो पानी जब इस एरिया में बहुत ज़्यादा पानी है तो इसका जो दबाव होगा चारों एरिया बराबर होगा। जब यहाँ से आप खोलेंगे पानी इस पेन स्टॉक में, तो उतना ही दबाव से इस पानी पे क्या होगा, इस पेन स्टॉक पे दबाव बनेगा। तो यहाँ सर्ज टैंक बना होता है, इस दबाव को कम करेगा, और यही पानी क्या होगा, आपके टरबाइन पे गिरेगा। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द इफेक्ट द रेडियो एक्टिव रे प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर स्टेज फ्यूजन। परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न हो रहे रेडियो सक्रियता किरणों का क्या प्रभाव होता है। प्रभाव, विखंडन से जब किरणें निकलती क्या प्रभाव होता है, रिएक्टर को नुकसान पहुंचाता है। नहीं, रिएक्टर को नुकसान क्या पहुंचाएगा, रिएक्टर थोड़ी आदमी है, आदमी को नुकसान पहुंचाएगा ना, जीव जंतु को पहुंचाएगा ना। बी है, स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है, बहुत सही, यही सही होता है। ठीक है, विखंडन पर कम करता है, गलत है। भयंकर गर्मी पैदा हो तो विखंडन होगा तो गर्मी पैदा होगा, लेकिन उसका किरणें जो निकलती हूँ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है, पूरा जनरेशन में चेंज हो जाएगा भाई। 204, व्हाट हैपन द सोलर सेल इज द इफिशियंटी ऑफ लाइट इज लो। यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल क्या होगा। जब प्रकाश की तीव्रता कम है तो ऊर्जा कम पैदा कर, आउटपुट कम देगा। ठीक है, आउटपुट घटता, ऑप्शन नंबर बी सही, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। 205 नंबर, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज द सोलर सेल इन द लाइट इंटेंसिटी हाई। यानी प्रकाश की जो तीव्रता अधिक है तो क्या होगा, तो सोलर सेल के वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा, आउटपुट घटता है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही होगा। हमने 2 पार्टों में पावर जनरेशन का चैप्टर क्लोज कर रखा है, कर दिया। आपने नहीं देखा तो नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें।